हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जानते हैं कुंभ 2025 के बारे में। कुंभ का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत नदियों का देश है जिनका अपना अपना अलग अलग हर नदियों का महत्व होता है। जैसे गंगा, शिप्रा, गोदावरी। माना जाता है कि नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी जीवन मरण की जंजाल से आज़ादी। विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि किए जाते हैं। तो आस्था का महासागर कुंभ मेला यानी महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम प्रयागराज में होता है। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में यहाँ पर इतनी श्रद्धालु इतनी मात्रा में आते हैं जितने कि किसी देश की जनसंख्या भी नहीं होगी। इस बार 2025 में महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं को आने का अनुमान है। यहाँ पर एक अस्थायी रूप से नया जिला बनाया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है जब इतने लोग यहाँ पर आते हैं। कुंभ का आयोजन उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज में कुंभ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। कुंभों के कुंभ, इस महाकुंभ जाने क्या है विशेष, क्यों मनाया जाता है, क्या है इतिहास। तो इस बार 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ में कुल 5060 करोड़ से अधिक करोड़ रुपए की बजट आवंटन किया गया है। कुंभ का मतलब क्या होता है, क्या है कुंभ का इतिहास, क्यों मनाते हैं, कौन से लोग आते हैं, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इतना महत्व क्यों है, शाही स्नान क्या होता है, इसकी कहानी। कुंभ संस्कृत भाषा में कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। इस मेले की कोई सटीक और प्रामाणिक जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं है, फिर भी इतिहास में इस प्रकार वर्णित है। बात करें हम प्राचीन इतिहास में कुंभ के महत्व के बारे में, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य और गुप्त काल में तीर्थ का छोटे छोटे आयोजन का प्रमाण मिलता है। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर किया था। इसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी आए थे और उन्होंने भी डुबकी लगाई थी, अपनी किताब में भी वर्णन किया था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में चोल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल जैसे शाही राजवंशों ने भी इसका समर्थन किया। अकबर ने तो धार्मिक सहिष्णु को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही स्नान करने का न्योता दिया। इसी क्रम में औपनिवेशिक काल यानी जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भी इसका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया है, इसका दस्तावेजीकरण भी किया है। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेस ने अपनी किताब में इस मेले के महत्व का वर्णन भी किया है। अब आइए हम जानते हैं कुंभ मेले की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जुड़ी कहानी है। दुर्वासा ऋषि ने
देवताओं को एक बार क्रोध में आकर श्राप दे दिए थे। श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो गई और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक को छीन लिया। इस प्रकार देवताओं ने आकर विष्णु जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि असुरों को हराने के लिए कोई शक्ति, कोई उपाय बताएं। तो विष्णु जी ने बताया कि असुरों को हराने के लिए अमृत की आवश्यकता है। इस अमृत को क्षीर सागर का मंथन करके निकाला जा सकता है, लेकिन इस काम में असुरों का भी योगदान होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन को शुरू किया और समुद्र मंथन से विभिन्न चीज़ें मिली। इस समुद्र मंथन में रस्सी का कार्य बासुकीनाथ ने किया और मथनी का काम मद्रांचल पर्वत से किया गया। 14 वस्तु इस समुद्र मंथन से प्राप्त हुए जो निम्न हैं, जैसे हलाहल यानी विष, कामधेनु, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, सारंग, धनुष, अमृत कलश। तो देवताओं ने अमृत कलश पीकर असुरों को हराने का जो विचार दिया था, उन्होंने वो दिए थे विष्णु भगवान ने। तो आइए अब हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश मिल जाने के बाद क्या घटना होती है। तो अमृत कलश मिलने के बाद असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध होता है। कलश को लेकर जयंत स्वर्गलोक भाग जाते हैं। जयंत इंद्र के बेटे होते हैं। तो कलश को स्वर्गलोक जाते समय कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। तो वो 4 जगह गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। 12 दिन तक भागते रहे और देवताओं और असुरों में लड़ाई होती रही। 12 दिन में जयंत कलश को लेकर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। 12 कुंभ होते हैं। 4 कुंभ पृथ्वी पर मनाया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, और 8 कुंभ देवलोक में मनाए जाते हैं। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए कुंभ हर 12 साल में आता है। अब हम जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। कुंभ हर वर्ष मनाया जाता है। अर्ध कुंभ 6 साल में आता है, जो कि पूर्ण कुंभ का अर्ध चक्र भाग होता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में मनाए जाते हैं और इस बार 2025 में महाकुंभ मनाया जा रहा है, जो 144 साल बाद आता है। अर्ध कुंभ का आयोजन पूरे भारत में केवल 2 ही जगह होते हैं, हरिद्वार और प्रयागराज। 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में ही मनाए जाते हैं, वो भी संगम के तट पर। प्रयागराज में मनाए जाने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। 2013 में पूर्ण कुंभ मनाया गया था। 144 साल बाद, यानी 12 कुंभों के बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ के तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इन तिथियों का निर्धारण ग्रहों के माध्यम से की जाती है। इस ज्योतिषी योग का वर्णन हमें विष्णु पुराण में दर्शाया गया है। ज्योतिष आस्था यह है कि ग्रहों का ऐसा योग होता है जो पानी को औषधीय बना देता है, जिससे शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। आध्यात्मिक महत्व भी है इसका। ग्रहों के हिसाब से
एकाग्रता और साधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इसकी शुरुआत शाही स्नान से होती है। अब हम जानते हैं कि शाही स्नान क्या होता है। तो सर्वप्रथम विभिन्न संप्रदाय के साधु, तेरे अखाड़े के नागा साधु, सिद्धि प्राप्त गुरुओं ने सर्वप्रथम स्नान में डुबकी लगाते हैं और उसे शाही स्नान कहते हैं। शाही स्नान होने के बाद से ही आम लोग उसमें नहाना शुरू करते हैं। वहीं से इस स्नान का शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक लीडर के नहाने के बाद ही दूसरे लोग स्नान करते हैं और स्नान शुरू होता है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ आस्था, धर्म, विश्वास, संस्कृत और प्राचीन परंपरा को जोड़ने वाली एक कड़ी है। इसमें देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, बिना भेदभाव के। कोई जाति धर्म देश से हो, सबका मकसद मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। समानता, एकता, धार्मिक चर्चा, भक्ति, खान पान, रहने की एक स्थान की व्यवस्था, इसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी सनातन धर्म, अपने संस्कृति के बारे में लोग जानते हैं और अपनी संस्कृति को मजबूती मिलती है। कुंभ भारत को संवैधानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वृद्धि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार क्या खास है? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में केवल धार्मिक, सांस्कृतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से बहुत महत्व है। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना के लिए एक महत्वपूर्ण सुनहरा मौका है। 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने का इस बार अनुमान है। 400 हेक्टेयर शहर में यह मेला फैला हुआ है। इसमें एक अस्थायी रूप से जिला भी बनाया गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। अगर हम तुलना करें 2013 और 2025 में, 2013 में कुंभ था, इस बार महाकुंभ है। तो बात करते हैं हम बजट की। 2013 में 1214 करोड़ का बजट आवंटन हुआ था। इस बार 5060 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। पिछली बार यानी 2013 में कुल आर्थिक लाभ इनकम क्या हुआ था? तो 12,000 करोड़। इस बार 25,000 करोड़ आर्थिक लाभ यानी कमाई का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार 16 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्रफल था। इस बार 2400 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। सुविधाओं की बात करें तो 2013 में 18 पीपा पुल बनाए गए थे। इस बार 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। 2013 में पूरे मेले को 14 सेक्टर में बांटा गया था। इस बार 25 सेक्टर में बांटे गए हैं। 2025 9 पक्के घाट, 30 कच्चे घाट, 1.5 लाख शौचालय, 10,000 सफाई कर्मी और 67,000 स्ट्रीट लाइट, 400 किमी अस्थायी सड़क, 550 शटल बस, 7,000 रोडवेज बस, 3,000 स्पेशल ट्रेन, 13,000 कुल ट्रेन, 23,000 कैमरा प्लस एआई, फायर, एनडीआरएफ सहित तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करते हैं इसमें डायरेक्ट लाभ किसको होगा, तो डायरेक्ट लाभ लोकल बिजनेसेस को होगा। जैसे टेम्पो वाले, नाव वाले, मंदिर के आसपास माला बेचने वाले, खाने पीने की वस्तुओं को दुकान लगाने वाले, लोकल कर्मचारी और पर्यटन उद्योग को भी बहुत मात्रा में लाभ होगा। इससे जुड़े और शहरों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में आइए हम देखते हैं।
तो कुंभ 2025 से जुड़े शहर जैसे बनारस, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल, इन सब जिलों का भी बहुत मात्रा में आर्थिक लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस महाकुंभ 2025 में ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कुंभ 2025 के इस महा अवसर पर लगभग 40 करोड़ जनसंख्या श्रद्धालुओं को आने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके तहत पर्यावरणीय प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ेगा। गंगा का प्रदूषण, वेस्टेज, प्लास्टिक्स इत्यादि से और आशंका बढ़ रही है, जिससे ये वीडियो देखने वाले तमाम श्रद्धालु से अपील है कि इस अवसर पर भागीदारी बनाएं ज़रूर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, प्रदूषण, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गंगा की सफाई में अपना एक अमूल्य समय भी देने की योगदान करें। अगर समय नहीं दे पाते हैं तो स्वयं गंदगी न फैलाएं, उसका कोशिश करें। तो ये रही कुंभ 2025 की सारी जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।